नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हिलमेल। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है शंकर सिंह बिष्ट जी, जो कि एक प्रकृति प्रेमी भी हैं। और स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत। जी सर। सर, आपने ये कब सोचा कि आपको प्रकृति के लिए काम करना है? इस पहल में आप कितने टाइम से जुड़े हैं? सर अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो जब से हम पैदा हुए हैं, हमारा जो गाँव है, हमारा जो क्षेत्र है वो लगातार वो रहा है जंगलों के बीच ही और हम लगातार उसी के बीच पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, उन्हीं के बीच खेला है। तो एक लगाव था, भावनात्मक लगाव तो बचपन से ही था। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे बड़े हुए और पढ़ने के लिए बाहर गए, जयपुर गए और अदर चीज़ें देखी इधर जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, तो वो चीज़ें जब रिलेट करके देखी अपने गाँव, अपने पहाड़, अपने उत्तराखंड, अपने हिमालय क्षेत्र की ओर, तो लगा कि आज विश्व में सबसे नीडेड जो काम है, वो पर्यावरण संरक्षण का है। तो वही एक मन में था कि विश्व में जो सबसे ज़रूरी काम है, वो करना है। तो इसलिए फिर वहाँ से मैंने शुरू किया और आज ये लगभग 4 से 5 साल मुझे हो गए हैं इस फ़ील्ड में काम करते हुए। जी। इस पहल की प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली है? हम जानना चाहते हैं। सर प्रेरणा के लिए बात करें कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं है, लेकिन वही है कि धीरे-धीरे समझ बनी जैसा कि मैंने बताया कि जंगलों के प्रति एक लगाव तो था ही। लेकिन जैसे-जैसे बाहर चीज़ें देखी और विश्व में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, पानी की समस्या हो रही है और तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स जैसे कि हमारे पहाड़ों में आग की समस्या होती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, तो उन चीज़ों को समझते हुए एक समझदारी के तहत ये काम शुरू किया कि ये किया जाना आवश्यक है क्योंकि अगर ये कार्य नहीं किया गया, आने वाले भविष्य में शायद बहुत बड़ा विकराल संकट हमारे सामने आ सकता है। तो अपना छोटा बहुत छोटी एक प्रयास करके हम अगर इसमें थोड़ा लोगों को जोड़ के और अच्छा काम कर सकते हैं और इसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए? जी। बिल्कुल सर। सर, हमारे उत्तराखंड में काफ़ी सारे पंदियरा होते हैं, नौले होते हैं, तो वो आज की डेट में वो सूखने की कगार पे हैं। तो जी। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ये चीज़ हो रही है? क्यों नौले पंद्रे खत्म हो रहे हैं आज की डेट में? और इसको पुनर्जीवित करने का काम आप कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इसकी जी। बात करते हैं, इसको थोड़ा-सा समझने का फ़ेर है कि हम कह तो देते हैं कि नौले, धारे सूख रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, लेकिन क्या वाक़ई हम इसको समझ रहे हैं कि ये क्यों सूख रहा है? क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं हो रही हैं कि अ, ब इस ये इफ़ेक्ट हो रहा हो ह्यूमन की वज़ह से बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी जो गलती इंसान करता है, ख़ास तौर पे हिमालयी क्षेत्रों में, वो ये करता है कि वो अपने आस-पास के क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में आग लगा देता है और आग लगाने के कारण से लगातार पिछले कई पीढ़ियों से मतलब अब तो हमारी ये एक कल्चरल प्रैक्टिस बन गई है कि हमको आग लगानी है। तो वो आग लगाते आज सिचुएशंस ये हो गई हैं कि जो वो स्थानीय स्तर पर जो प्रजाति होनी चाहिए थी, जो बाँझ, बुराँस, काफल, अयार और सर्ब्स में जो छोटी झाड़ियाँ और छोटे पत्ते, वो सब चीज़ें होनी चाहिए थी, वो आज जंगल पूरे तरीके से उनका स्वरूप चेंज हो गया है, वहाँ पर कुछ नहीं रहा है और केवल चीड़ के जंगल रह चुके हैं। इस कारण जी से जो सर, बारिश का कहीं न जी, कहीं ये मिथ भी है पहाड़ के लोगों में कि अगर हम जंगल में आग लगाएँगे तो उसके बाद एक अच्छी घास उगेगी। जी, और वो बिल्कुल आग ये लगा देते हैं, फिर पूरा जंगल खत्म हो जाता है, पंदरे सूख जाते हैं, जंगली जानवर फिर तब नीचे की ओर आ जाते हैं, रिहायशी इलाकों की तरफ। बिल्कुल, ये एक-दूसरे से लिंक्ड है क्योंकि जब हम कहते हैं कि जंगलों में घास अच्छी होती है, तो वो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, जब बहुत अच्छी संख्या में और बहुत यहाँ पर मिक्स फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो लोग अपनी सीमित मात्रा में घास लेने के लिए क्योंकि उस घास के साथ-साथ झाड़ियाँ भी उगती हैं, तो वो झाड़ियाँ उसमें न रहे अगले साल, वो काँटे उनको ना चुभे, इसलिए वो घास काटने के लिए उसको यूज़ करते थे। लेकिन वो धीरे-धीरे एक मिथ बन गया कि उससे घास अच्छी होती है। एक चीज़ तो ये हुई दूसरा ये होता है कि अब जब जंगल इस तरीके से लगातार नष्ट होते जा रहे हैं, जो हमारा जो सॉइल सीड है, जो सारी प्रजातियाँ हैं, वो लगातार नष्ट होते जा रही हैं और उसको खाने के लिए जब जंगली जो जीव हैं, उनको खाने के लिए अगर वो नहीं मिलेगा, तो उसके बाद जो उन पर निर्भर रहने वाले जो तेंदुआ है, भालू है, इस तरीके से जो जंगली जीव हैं, वो लगातार हमारे पहाड़, हमारे घरों, हमारे आबादी की ओर प्रवास कर रहे हैं।
ये दोनों आपस में लिंक्ड है। जब तक हम इस जंगल की आग को रोकने का काम नहीं करेंगे, जब तक इस ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम कितनी भी बात कर लें कि हम लोग अपने नौलेधारों को बचा लेंगे, अपने जो ये बाघ, तेंदुआ, भालू इस चीज़ की जो घटनाएँ हो रही हैं, इनसे निजात पा लेंगे, ये कतई नहीं हो सकता क्योंकि हमने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट की है और वो प्रॉब्लम की जड़ तक अगर जब तक हम नहीं जाएँगे पॉलिसी लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक, तब तक शायद वो सॉल्व नहीं हो सकता है। जी सर, हम आजकल काफ़ी वीडियोज़ देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेज़ लीक हो रही है कि गुलदार 2-2 गुलदार, 3-4 गुलदार एक साथ वो घर की लोगों की घर की तरफ आ रहे हैं। अब ठंडियों के टाइम पे फिर तब जो भालू हैं वो भी आक्रामक हो जाते हैं। अभी पौड़ी के केस भी काफ़ी सारे आए कि गुलदार के हमले वहाँ हुए हैं। जोशीमठ, चमोली में भी काफ़ी केसेज़ आए कि भालू के हमले वहाँ हुए हैं। तो ये सब इसी का कारण है। बिल्कुल, बिल्कुल इसका कारण है क्योंकि जब उसको उसका जो आवास था, जो उसको रहने के लिए व्यवस्थाएँ थी, जो उसकी भोजन की व्यवस्था एक नेचर ने अपना सिस्टम बनाया था, जब हमने उसको खत्म कर दिया है, तो उसको भोजन चाहिए। अगर मैं भी भूखा होऊँगा तो मैं अपने भोजन के लिए कुछ भी कर गुज़रूँगा अपने मरने के अंतिम क्षण तक। तो वही सिचुएशन उनके सामने है आज और वो हमने क्रिएट करी हुई है। जब तक हम उसको समझ के उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे हम कितना भी हल्ला कर लें, उसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। जी। जी सर। सर, पंदेरा को पुनर्जीवित करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? और लोगों को भी क्या काम करना चाहिए? जी जैसे हम प्रयास क्या कर रहे हैं कि जो हमने एक नेचर का जो सिस्टम होता है, जो मैंने बताया कि अभी जब घास होती है, पत्ते होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, तो वो बारिश का पानी आता है तो उसको जड़ों के माध्यम से नीचे डालने का काम करती हैं, भूमिगत सिंचित करने का काम करती हैं। लेकिन हमने उस सारी प्रजातियों को खत्म करके, उस जैव विविधता को खत्म करके जो वो नेचुरल सिस्टम था उसको खत्म कर दिया है। तो अब अगर हमको वापस उसको रिवाइव करना है, उस बारिश के पानी को ज़मीन के भीतर डालना है और वो सिस्टम दोबारा से लाना है, तो सबसे पहले हमको उस बारिश के पानी को उन्हीं जंगलों में, उन्हीं जगहों पर रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो पानी वहाँ पर रुकेगा तो वो फिर ज़मीन के अंदर सिंचित होगा और ज़मीन के भीतर सिंचित होगा तो नमी पैदा होगी और नमी पैदा होने के बाद फिर हम वहाँ पर आस-पास प्लांटेशन कर सकते हैं, वहाँ पर जो स्थानीय बीज हैं उनका छिड़काव कर सकते हैं और दोबारा से उस चीज़ को दोबारा उगाएँगे, उस चीज़ को दोबारा से उस चेन को डेवलप करेंगे, तब जाके कहीं वो नौले धारे रिचार्ज होंगे और वो फिर से दोबारा वो सिस्टम जो है वो पनप पाएगा। तब जाके हमको फिर से ये खाल, खंतिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये बीच की जो आज हम काम कर रहे हैं खाल, खंतिया बनाने का, बारिश के पानी को रोकने का, ये बीच की कड़ी है, ये परमानेंट कड़ी नहीं है। ये भी ये नहीं है कि ये ही सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। ये तो बस एक बीच की कड़ी है, उसको सहयोग देने का कार्य है। ये कुछ समय तक हम करें, लेकिन हमको वापस उसी नेचुरल चेन को रिसॉल्व करने की ज़रूरत है, उस नेचुरल जो चेन है, उसको वापस लाने की ज़रूरत है। जी। जी सर। सर, हमने और काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो कुमाऊँ के जो पहाड़ हैं, वहाँ लैंडस्लाइड बिल्कुल भी नहीं होता है और जो बिल्कुल। गढ़वाल के पहाड़ हैं, वहाँ काफ़ी सारा लैंडस्लाइड होता है। जंगल जी। तहस-नहस हो जाते हैं, जो पहाड़ हैं वो नीचे रोड की तरफ आ जाते हैं, मिट्टी बहने लगती है और बिल कुमाऊँ की तरफ ये चीज़ें नहीं होती है। जी इसमें अगर बात करें कुमाऊँ और गढ़वाल, गढ़वाल जो क्षेत्र है उसका एल्टीट्यूड जो है वो हाइट जो ऊँचाई है वो थोड़ा-सा ऊँचा क्षेत्र है और जो कुमाऊँ के क्षेत्र आते हैं वो थोड़ा-सा फुटहिल से हैं। लेकिन ये तो है ही लेकिन अपने आप कुछ नहीं होता है। हमने देखा कि गढ़वाल में चार धाम से लेकर जितने भी धार्मिक स्थल अधिक हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत हुआ है। जहाँ पर आपको एक बिल्कुल सिंगल सर। रोड रोड बननी चाहिए थी, वहाँ पर आज आप 4 लाइन बना रहे हैं। तो वो ऑटोमैटिकली वो जो चीज़ें होनी हैं, वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाती हैं। और इस तरीके से आज कुमाऊँ में भी देखा जा रहा है। आप क्वारब में देख लीजिए, आज आप कैंची धाम में जो चीज़ें हो रही हैं और इधर जब हम पिथौरागढ़ की तरफ जाते हैं, उस तरफ भी इस तरीके की चीज़ें होने लग गई हैं। तो इसका कारण इंसान है। ये नेचुरल सिस्टम नहीं है। इंसान ने जो है पूरे जो जंगलों को काट के, भूमि को काट के उसके लैंडस्लाइड का कारण बना है, तो वो इंसान बना है, ना कि नेचुरल सिस्टम है। सीधी-सी बात ये है कि डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे जो जंगल हैं, जो पहाड़ हैं, वो तहस-नहस हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। जी। जी, तो सर, हमने एक किस्सा भी सुना था कि आप जब छोटे थे तो आप एक पैदल यात्रा पे निकल गए थे और जी। पेड़ बचाने के अभियान में आप निकले थे। तो क्या वो पल था सर? अ, वो पल ये था कि मैं जंगलों की आग को लेकर निकला था और वो एक जनजागृति यात्रा थी। मैं जैसे ही जयपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गाँव आया था, तो हमारे जंगलों में नवंबर-दिसंबर के महीने में अच्छी खासी बर्फबारी होती है, बारिश होती है। तो उस दौरान पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार फॉरेस्ट फायर शुरू हो जाता है।
तो वो सिचुएशन वो भी वही था। तो मुझे ये काम करना था और मेरे को लोगों तक पहुँचना था, और क्योंकि आज देखिए हम जहाँ विकास की बात करते हैं, तो बहुत सारे गाँव ऐसे हैं आज जहाँ नेटवर्क नहीं है। तो उस माध्यम से हम नहीं पहुँच पा रहे थे, तो एक मेरे पास एक माध्यम था कि और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ के और लोगों से और कैसे कनेक्ट किया जा सके, तो इसलिए मैंने ये जन जागृति यात्रा निकालते हुए अपने चकुटिया के दूरस्थ गाँव खजुरानी से लेकर देहरादून, देहरादून होते हुए दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक लोगों से मिलते हुए उसको सरकार तक पहुँचाने की एक विचार रखा था, जिसको फिर मैंने पूरा भी किया। तो वो पल इस तरीके का था, हालाँकि आपको वो क्या बहुत लगता है सक्सेस। सर, हाँ। उस चीज की वजह से आपको या फिर हमारे जो जंगल है उनको फायदा हुआ है, हमारी जो प्रकृति है उसको फायदा हुआ है? देखिए उस चीज़ की वजह मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि उस चीज़ की वजह से फ़ायदा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उस चीज़ की वजह से आज जो हमारी टीम बनी हुई है, लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग उस यात्रा के दौरान जो है मुझसे जुड़े, हमारी टीम से जुड़े, हमारी मुहिम से जुड़े। मेन तो वो मेन बात ये है कि जागरूकता आई है लोगों में। बिल्कुल, जागरूकता आई है और बहुत सारे लोग खुद भी कर रहे हैं, और उसी की वजह से आज हम विभिन्न गाँव में काम कर पा रहे हैं, उसी यात्रा की वजह से। अगर वो यात्रा नहीं करी होती तो शायद वो कार्य जो आज हो रहा है जिस लेवल पे, उससे आधा भी नहीं हो रहा होता। जी। जी सर, आजकल एक टॉपिक काफी ट्रेंडिंग में हम कह सकते हैं, जी, पौड़ी का नाग देवता वाला जो मामला है, वो क्या बिल्कुल। मामला है सर? देखिए सर, अगर इसकी बात करें तो आज से 2 साल पहले ये लोग जागेश्वर महादेव में गए थे। जागेश्वर महादेव में लगभग 1500 साल पुराने शिव को चढ़े हुए वृक्ष हैं। तो वहाँ पे भी रोड चौड़ीकरण के लिए इन्होंने ये घाव किए थे, वहाँ पर विरोध किया। तो फिर ये वहाँ से पीछे हटे, उसके बाद ये बिजली महादेव गए, वहाँ पे पेड़ों का कटान हुआ। हरसिल में गए, वहाँ पे भी लोगों ने विरोध किया। 7 मोड़ गए, अब ये नाग देवता फॉरेस्ट में आ गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वाक़ई विकास करना है, तो आज वो गाँव क्यों छूटे हुए हैं, जहाँ लोगों को एक गर्भवती महिला को जो है डोली में ढोना पड़ता है, किसी को अगर चोट लग जाती है तो उसको डोली में ढोना पड़ता है, वो भी 10-10, 12-12 किलोमीटर। अगर आपकी विकास की मंशा है तो पहले वहाँ होना चाहिए। जहाँ पे ऑलरेडी चौड़ी रोड है, वहाँ पे आप क्यों करना चाह रहे हैं? और वो भी केवल उन जगह को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर टिम्बर लायक लकड़ियाँ हैं, यानी कि देवदार है, साल है, जिनसे आप टिम्बर बना सकते हैं। तो ये स्पष्ट तौर पे है कि सरकार किसी को ये लकड़ियाँ सप्लाई करना चाहती है और सरकारी तस्करी हो रही है, और कुछ नहीं है। सरकार अपने जी, फायदे के लिए ये काम करवा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, और पूरे उत्तराखंड में चाहे वो हमारा गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊँ हो, चाहे उत्तरकाशी जौनसार एरिया हो, सब जगह दुरुस्त इलाके में अभी तक रोड नहीं पहुंची है। बिल्कुल, हज़ारों हज़ारों की संख्या में आज गाँव ऐसे हैं जो आज भी रोड के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं, और जबकि तरस नहीं रहे हैं, बल्कि वो गाँव आज खाली हो चुके हैं, पलायन हो चुका है, खंडर हो चुके हैं। तो आप उनकी बात करिए ना, पहले अगर आपको सबका विकास करना है, सबके साथ करना है, तो सबसे पहले जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक व्यवस्थाएँ पहुँचाइए, तब जाके रोड चौड़ीकरण की भी बात होनी चाहिए। पहले जहाँ रोड नहीं पहुँची है, वहाँ रोड पहुँचनी चाहिए। वहाँ पे पहले शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। हमने सतत विकास की बात करनी चाहिए। आज जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है उस तरफ। किस तरीके की हम व्यवस्थाएँ देखना चाह रहे हैं? क्या हम उसी दौर की ओर फिर से गुज़र रहे हैं, जो हमारे विनाश को आगे ला रहा है और हमारे विनाश को करीब लेके आ रहा है। जी, बिल्कुल सर, मतलब ये है कि जहाँ जरूरत नहीं है रोड चौड़ीकरण करने की, तो वहां भी वो बिल्कुल, अनावश्यक रूप से वो काटे जा रहे हैं पेड़। बिल्कुल सात नहीं मोड़ है। पे भी यही हुआ, वहां जबकि बिल्कुल जरूरत वही ही हुआ। नहीं थी। लोगों ने काफी भारी संख्या में वहां पे प्रोटेस्ट अपना किया। वहां बिल्कुल, पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इसको 4 लेन बना रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगेगा, जल्दी पहुंचेंगे, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और 4 लेन आप किसके लिए बना रहे हैं? आज देखिए आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ और जितने भी उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उनका क्या हालत कर दिया है। क्या यही हमारे धार्मिक स्थलों की महत्वता थी? क्या हमारे जो आध्यात्मिक स्थल है, उनकी यही महत्वता थी? आज जो गंदगी वहाँ पर हो चुकी है, हमको अगर टूरिज़्म वाक़ई विकसित करना है, तो किस तरीके का टूरिज़्म करना चाहिए, वो हमको सोचना चाहिए। आज हम गाँव-गाँव में जाके विलेज टूरिज़्म डेवलप कर सकते हैं, हम नेचर टूरिज़्म को डेवलप कर सकते हैं, हम लोग फार्म टूरिज़्म को डेवलप कर सकते हैं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन हम केवल उन धार्मिक स्थलों को बर्बाद करने की ओर लगे हैं, और उस हिमालयी क्षेत्र से कहीं न कहीं हमारी कोई मेरे को लगता है कोई लालच जुड़ा हुआ है, कि हम उनको बर्बाद करेंगे, उन क्षेत्रों को बर्बाद करेंगे, फिर वहाँ से जिस तरीके से आज अरावली क्षेत्र का अरावली पहाड़ियों की हालत कर दी है, उसी तरीके से हिमालयी क्षेत्र की हालत भी करने की एक मंशा लगती है। क्यों आप ट्रेन लेके, जो ट्रेन पहाड़ों के लिए कभी बनी ही नहीं, क्यों आप वो ट्रेन लेके जो है हिमालय की ओर घुस रहे हैं? उससे स्पष्ट होता है कि आप
केवल एक मालगाड़ी के लिए रूट बना रहे हैं ताकि आप उस मालगाड़ी को हिमालय तक पहुँचा सको और फिर वहाँ से जितने भी खनिज हैं, जितना पत्थर है, जितना रोड़ी है, उसको लेकर आप अपने अपना अपना जो लालच है उसको पूरा कर सको। ये स्पष्ट है और कोई नहीं है। क्यों हमको ट्रेन की ज़रूरत कहाँ पे महसूस होती है पहाड़ के लोगों को? पहाड़ के लोगों को मेरे को नहीं लगता है, उनको सफिशिएंट रोड दे दीजिए, बहुत अच्छी जिन रोडों पे अच्छा डामर हो, जो अच्छी चल सके, वो रोड दे दीजिए और तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को नहीं लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत होगी। जी। इसका सर मेन एग्जांपल बद्रीनाथ मंदिर हो सकता है, क्योंकि वहां जो बद्रीनाथ मंदिर का जो परिसर, जो एरिया है, वहां भी काफी छेड़छाड़ हुई है, कंस्ट्रक्शन वहां पे होता है। कहते हैं कि भगवान किसी समय में वहां पे मतलब अपनी शांति के लिए आए थे, शांत वातावरण के लिए आए थे, और आज की डेट में वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मशीनों का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफी चीजें बदल रही है। जो नेचुरल चीजें थी वो तो सारी खत्म हो गई सर। जी, बिल्कुल देखिए हिंदू धर्म कहता है कि वो पंचतत्वों को मानने वाला धर्म है और वो हमेशा से प्रकृति के करीब रहा है और बद्रीनाथ में तो शंख बजाना भी जो है बड़ा एक एक तरीके से बैन है। तो आप उस धार्मिक जो महत्वता है, जो धार्मिक नियम है, उन नियमों को किस तरीके से आप एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को बचाने की बात करते हैं, हम हिंदू धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उसके माध्यम से हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनकी जो वास्तविक महत्वता थी, उसको बिल्कुल उसको खत्म करके वहाँ पर कुछ नया स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, उसका जो स्वरूप है, उसको पूरी तरीके से तहस-नहस कर देना चाहते हैं। जी। बिल्कुल सर। सर, पर्यावरण संरक्षण के रूप में अभी तक आपकी क्या उपलब्धि रही है? अभी तक आपका कोई यादगार ऐसा कोई अनुभव? देखिए सर ऐसा क्योंकि जिस तरीके से तेजी से चीजें बदल रही हैं, जिस तरीके से उपभोग बदल रहा है, जिस तरीके से भौतिकता बदल रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कुछ भी उपलब्धियाँ रही हैं, मैं बिल्कुल भी उपलब्धि नहीं रही है। बस ये है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं, एक चेन बन रही है, कुछ युवा जुड़ रहे हैं और उम्मीद है कि कहीं न कहीं अगर हम लोग धीरे-धीरे इकट्ठा हो सके और जिन सब लोगों के मन में ये विचार आया है, वो सब लोग इकट्ठा होके आने वाले समय में एक रणनीति तैयार करके इस तरीके की जो ये पूरा माहौल आज क्लाइमेट चेंज का और जलवायु परिवर्तन का है, उस ओर कार्य कर पाए, तो हम लोगों का ये प्रयास है, बहुत बड़ी उपलब्धियाँ तो नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं और आने वाली जो पिछले पीढ़ी रही है, उन्होंने भी बहुत लोगों ने कार्य किए हैं। लेकिन ले अभी चीज़ें लगातार बिगड़ती जा रही हैं, सुधर नहीं रही हैं। इतना कार्य करने के बावजूद भी और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, जबकि बिगड़ती जा रही है स्थिति। तो कहीं न कहीं कमी है, उस कमी को हमको पाटने की ज़रूरत है और हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ नॉलों को रिचार्ज करने की कोशिश करी है, हमने कहीं पे मिक्स फॉरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करी है, कुछ बच्चों में वो भाव डालने की कोशिश करी है। तो इस तरीके की थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, एक जी, सवाल और है कि नौलों की अगर बात आती है, वापिस से बात आ गई, जी, तो जो पहाड़ी शादी होती है, उत्तराखंड में जो शादी होती है, तो उसमें नौले का बहुत बड़ा महत्व रहता है। जी, पूजन होता है, बिल्कुल। जी, शादी के बाद जो दूल्हा-दुल्हन है, वो नौलों पे जाते हैं, पंदेरे पे जाते हैं, फिर उस पंदेरा की वो पूजा करते हैं। बिल्कुल। जी, और इसके आज के पीछे टाइम की पे लोग कहानी क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने नल खोल रहे हैं और उस नल की पूजा कर रहे हैं। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? देखिए मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जो वो पूर्वज थे जिन्होंने वो बनाई थी संस्कृति ना, जिनने वो सभ्यता बनाई थी, उन्होंने उसको समझ के बनाया था। उनने उसके पीछे के महत्व को समझा था, देखा था। लेकिन हमारे आज के समय में वो जो ज्ञान है, जो वो चीज़ है, वो बीच से गायब हो गई है। हमारे पास केवल वो एक प्रैक्टिस के तौर पे रह गई है। उसके पीछे ये महत्व था कि जब एक एक फॉर्मेलिटी के बहू टाइप से। हाँ, जब वो बहू घर आती है, पहली बार गाँव में आती है, तो उसको पता नहीं रहता है कि कहाँ पे पानी का स्रोत है। तो वो गाँव के लोग और घर के लोग उसको बताते हैं कि ये पानी का स्रोत है और ये पानी का स्रोत नहीं होता तो हम भी यहाँ नहीं होते और ये गाँव भी यहाँ पे नहीं बस पाता क्योंकि कोई भी सभ्यता है, कोई भी संस्कृति, कोई भी गाँव है, वहाँ पे बसता है जहाँ पे पानी का स्रोत होगा। तो उसको बताया जाता है कि सबसे प्राथमिक चीज़ हमारी ये है, ये नहीं होगा तो हम मर जाएँगे। तो इसको बचाना और इसका संरक्षण करना हमारी पहली ज़िम्मेदारी है, इसको पूजना इसलिए इसको पूजा जाता है। तो वो हमारा ओरिजिनल उसका वो था। लेकिन आज हम केवल उसको पे एक प्रैक्टिस के तौर पे ले लेते हैं और नलों पे उसको पूजते हैं। तो वो मेरे को लग रहा है कि वो जो बीच का जो पार्ट था वो गायब हो गया जो उसका उद्देश्य था उसको हमने खत्म करके केवल हम एक प्रैक्टिस के तौर पे उसको देख रहे हैं। जी।
सर, कभी आपको गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट मिला है कि हाँ भाई, गवर्नमेंट आपके साथ है और वो आपके काम की सराहना कर रही है और गवर्नमेंट पूरे आपका सपोर्ट करती है? कभी आपको लगा है ऐसा? देखिए सर, अधिकतर तो मेरे को नहीं लगता है, बहुत कहीं पे ये होता है कि हम अगर कभी अधिकतर तो नहीं, लेकिन हम कभी अगर वृक्ष माँग लेते हैं डिपार्टमेंट से, तो कुछ थोड़ा बहुत 100-200 वृक्ष हमको दे देते हैं, लेकिन इतना कहीं पे आज तक सपोर्ट नहीं मिला है, जबकि जितना डिमोटिवेट किया गया है। एक कहानी एक एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, एक घटना मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी लगभग 3-4 महीने पहले की घटना है। झूमा खेत चमोली के उसमें एक गाँव है, दूरस्थ गाँव है और वहाँ पर कुछ पुराने खाल बने हुए हैं। खाल जो कि वहाँ के जो पशु हैं, जो आस-पास के लोगों के, वो वहाँ पे पानी पीते हैं और वहाँ पे जो खनसर गाड़ है उसका एक कैचमेंट एरिया भी है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए हमने जो पुराने खाल थे उनको थोड़ा-सा रिवाइव करने की कोशिश करी। तो वहाँ पे हमको गवर्नमेंट ये जो वन विभाग होता है वो आता है और हमको पहले तो रोकता है और उसके बाद हमको डराने-धमकाने की कोशिश करता है। फ़ोन पे रेंजर साहब कहते हैं कि हम आपका तस्करी का मामला लगा देंगे, आपको गिरफ्तार करवा देंगे, आप पे लांछन लगा देंगे कि आप यहाँ पे तस्करी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब हमारा उद्देश्य बिल्कुल प्योर है, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, प्लांटेशन के लिए जब एक वो होती है, जब आपको प्लांटेशन करना होता है डिपार्टमेंट को, तो आपको पत्थरों की चारदीवारी करनी होती है। लेकिन वहाँ पे क्या गंभीर मामला हमने देखा कि प्लांटेशन तो किया है आपने, लेकिन उस प्लांटेशन की जो बाड़ कर रखी है आपने, हज़ारों की संख्या में बाँस-बुराँस के पेड़ों को काट के कर रखी है। और इस कहने तरीके का के मतलब ये है मामलों कि उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करी है वहाँ पे। खानापूर्ति तो करी है, लेकिन आप जिस तरीके से बिल्कुल, खानापूर्ति करी है, लेकिन आप एक तरफ कहते हैं गाँव वाले लोग जो अगर एक अपनी शादी के लिए एक पेड़ भी काट देते हैं, तो आप बिल्कुल उन पे हावी हो जाते हैं, उन पे केस दर्ज कर देते हैं। लेकिन आपने केवल वो पैसे के लिए, खानापूर्ति के लिए सैकड़ों की संख्या में बाँस-बुराँस के जो 100 साल पुराने हैं, उनको काट दिया 1 साल पुराना वृक्ष को लगाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से चल रहा है, मतलब किस तरीके से हमारा सिस्टम काम कर रहा है। जी। सर, हाल ही में अभी एक केस हुआ चमोली से, पीपलकोटी से। टीएसडीसी जो कंपनी थी, वहां की सुरंग में मलबा आ गया है और वहां काफी सारे लोग दब गए हैं। जो मजदूर थे वो दब गए हैं और कई मजदूरों की वहां पे मौत भी हो गई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं सर? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो हम देखें तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हम पॉलिसी किस लेवल पे बना रहे हैं, हम योजना किस तरीके से बना रहे हैं। और हम ये नहीं कहाँ देख बना रहे हैं रहे कि हैं? हाँ, कहाँ बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हिमालय जो है अभी भी बहुत नाज़ुक है, उस क्षेत्र में जो है बहुत नाज़ुकता है, बहुत नवीन है, अभी भी बढ़ रहा है। आप उस क्षेत्र को खोद रहे हैं लगातार, उसपे उसको छलनी कर रहे हैं, तो वो तो होगा ही, वो तो होना ही है। कुछ लोगों की जान क्या, वो तो आने वाले समय में मेरे को लगता है कि बहुत बड़े आपदा का कारण बनेगा और उसके बाद केवल हिमालय क्षेत्र का नुकसान नहीं होगा, वो सीधे लेकर जाएगा पंजाब, हरियाणा, यूपी जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बहुत बड़ी जो है आपदा लेकर जाएगा। कि पिछले साल हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब हिमालय का पानी जो है हिमालय क्षेत्र का पानी जो है अधिक हो गया तो उसने किस तरीके से पंजाब में तबाही मचाई। तो हम केवल ये देख रहे हैं कि हम हिमालय क्षेत्र को खोद लेंगे, हिमालय क्षेत्र में इस तरीके से कर लेंगे, तो वो केवल हिमालय क्षेत्र तक नहीं रहेगा। वो हमारे जो प्रदेश के लोग हैं, जो मैदानी क्षेत्रों के लोग हैं, उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हिमालय सुरक्षित रहेगा तभी जो है मैदान भी सुरक्षित रहेंगे। अगर हिमालय पे खतरा रहेगा तो ये मैदानी क्षेत्रों पे भी बहुत बड़ा जो है खतरा उससे दुगनी गति से आएगा। जी। पर आपको क्या लगता है सर, क्या हमारा जो हिमालय है वो सुरक्षित है? क्योंकि बिल्कुल मैंने नहीं। ये चीज नोटिस की है। अब शायद से काफी लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी। जब इंसान अगर हाइट वाली जगह पे पहुंच जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जोशीमठ पहुंच गए, जोशीमठ से ऊपर नीति मलारी पहुंच गए, पूरे चाइना बॉर्डर तक पहुंचे, तो वहां काफी संख्या में इस बार एक मैराथन रन भी हुई थी। तो उसके बाद फिर वहां आज बाढ़ देखने को मिलती है। जी। तो और देखिए ना ऐसा हर जगह हम होता है कि जहां इंसान पहुंच जाता है वहां प्रकृति अपना रूप दिखाई देती है बाद में। बिल्कुल, क्योंकि जब प्रकृति को हम लोग छेड़ते हैं, नुकसान करते हैं, तो उसने अपने आप को रिवाइव करने के लिए कदम तो उठाने ही हैं। क्योंकि प्रकृति कभी ये नहीं कहेगी कि उसके साथ जो हो रहा है, वो अपने अपने आप को रिवाइव करती है, अपने घावों को भरती है और उसके लिए उसको जैसा करना पड़ेगा, वो करेगी। तो जैसा हमने नुकसान किया है, हमने अभी देखो वहाँ तुंगनाथ से चीज़ें आ रही हैं, रुद्रनाथ से चीज़ें आ रही हैं कि वहाँ पर किस तरीके से बुग्यालों को खत्म कर दिया गया है। तो
तो हिमालय की सुरक्षा और हिमालय संरक्षित है ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। आज मैं अभी कौशानी में बैठा हूँ और कौशानी में बैठ के अभी तो पूरे सीज़न में जो है पूरा धुंध है, लेकिन परसों जो है बहुत अच्छी धूप निकली थी। तो जब धूप निकली तो हिमालय बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। तो हमने देखा कि जो त्रिशूल है, त्रिशूल के बगल में मृगथुनी है और नंदाकोट है, नंदा घुंटी है। तो नंदा घुंटी और जो अन्य त्रिशूल और आसपास की जो छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन सारी पहाड़ियाँ बिल्कुल ब्लैक हो चुकी हैं, उन पे बर्फ ही नहीं है। तो किस हिमालय को संरक्षित रहने की बात कर रहे हैं हम? अब हम तो ये बड़ी शंका में हैं कि बड़ी एक डर में है कि आने वाले कहीं 10-15 सालों में हमारी गंगा जो है वो ना सूख जाए, हमारी यमुना जो है वो ना सूख जाए। इस तरीके की बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से आज स्थिति है कि हमारा बिल्कुल भी ध्यान वहाँ नहीं है। हमारे राजनीतिक मुद्दे क्या हो गए हैं? हमारा राजनीतिक मुद्दा पैसा, दारू, पार्टी कहाँ की ओर जा रहा है? जबकि हमारे बाहर के राजनीतिक लोगों मुद्दे को होने जमीन चाहिए। बाहर के हाँ, लोगों को जमीन बेचना, होटल्स बनाना। पैसा ये सब चीज़ें हो गई हैं। जबकि हमारा वास्तविक मुद्दा होना चाहिए था कि आज हमारे जीवन पे खतरा है। ये मुद्दे बिल्कुल भी जो है लाइन से अलग कर दिए गए हैं। ये भटका दिए गए हैं। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। हमारे जल, जंगल, ज़मीन किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं और ये नहीं होंगे तो हमको जैसे यूरोप में इस बार हुआ सैकड़ों की संख्या में 1500-2000 लोगों की मौत हुई गर्मी के कारण, वैसी स्थिति यहाँ होने वाली है। हमारी चकुटिया घाटी में इस बार 38 डिग्री टेम्परेचर गया, जो कि कभी संभव ही नहीं था। और कौशानी में 30 डिग्री 30 डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। कैसी हालत हमारी होने वाली है आने वाले समय में? बहुत विकराल स्थिति है। और अभी तो परसों की एक न्यूज़ है कि हिमाचल में जो सेब का उत्पादन है वो सीधा-सीधा आधा हो गया है। 39% जो है वो सेब की जो पैदावार है वो कम हुई है। कारण ग्लोबल वार्मिंग, कारण भी जो उद्यान विभाग के ऑफिसर है उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। तो हम क्यों उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी। बिल्कुल सर। सर, यंग जनरेशन को हम कैसे अवेयर करेंगे इसके प्रति? पर्यावरण के अ, प्रति हम कैसे अवेयर करेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए यंग जनरेशन मेरे को लगता है कि अभी वो बहुत समझ रही है चीज़ों को और उसके मन में एक विचार भी है क्योंकि वो थोड़ा-सा पढ़ भी रही है, देख भी रही है, चीज़ों को समझ भी रही है। तो यंग जनरेशन मेरे को लगता है कि बहुत अधिक अभी तो है, जागरूक है। लेकिन मैं सभी लोगों से ये फिर से कहना चाहूँगा कि अब ज़िम्मेदारी हमारी ही है और हमारे आने वाले भविष्य पर ही खतरा है। और हमको एक ऐसा माहौल डेवलप करना है कि हम लोग अपने भविष्य को संरक्षित कर पाएँ और जो हमारे सामने समस्याएँ आने वाली हैं, जल को लेकर, हवा को लेकर, उस समस्या के लिए पहले से तैयार रहें और अपने आप को संरक्षित रखें। क्योंकि हमको भूखा ना मरना पड़े, हमको प्यासा ना मरना पड़े, हमको हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है स्वस्थ रहना, खुश रहना और हम खुश तब रह सकते हैं जब हमारे लिए जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं भरपूर हो और हम लोग स्वस्थ रह पाएँ, तब हम खुश रह सकते हैं। तो हमको अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को संरक्षित करने के लिए पहले सजग रहना पड़ेगा। जी। जी सर, पहाड़ के लोग तभी खुश रहेंगे जब पहाड़ बचेगा। और एक और बात यहाँ पे है, आपको क्या लगता है कि जो उत्तराखंड है वो ओवर टूरिज्म का शिकार हो चुका है? हद से ज्यादा यहाँ लोग आ रहे हैं, चाहे वो मौज मस्ती करने के लिए हो या फिर ट्रैक करने के लिए हो या फिर मंदिरों के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है। हमने कुछ-कुछ केंद्र ऐसे बना दिए हैं जबकि हम इस पूरे भीड़ को उत्तराखंड के अलग-अलग जगहों में चाहे टूरिज़्म के हिसाब से कोई घूमने आ रहा है किसी आ रहा है, तो उसको एक मैनेज करके इसको कर सकते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टूरिज़्म नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने कुछ ही स्थानों पे उसको डेवलप करके उसका प्रचार-प्रसार करके उन स्थानों को बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण से आज प्रॉब्लम हो रही है। आज मैं अगर कहीं गढ़वाल क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं घंटों-घंटों जो है जाम में फँस जाता हूँ और स्थानीय लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। स्थानीय लोग अ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कैंची धाम की आज क्या हालत हो गई है, अगर मेरे को हल्द्वानी जाना है, किसी बच्चे का पेपर है या किसी पीड़ित को जो है यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, जो कि पहाड़ की अस्पतालों की हालत है, रेफ़र सेंटर बने हुए हैं, तो बीच में ही उनका दम घुट जाता है, 7-7, 8-8 घंटे जो जाम लग जाता है। तो क्यों हमको ऐसा करना है? क्यों आप
पहाड़ के लोगों को क्यों नहीं देख रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप टूरिज्म डेवलप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, टूरिज्म डेवलप होना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप होना चाहिए। आप गाँव-गाँव में लोगों को लेके जाइए, आप गाँव-गाँव में एक बनाइए कि इस गाँव की कैपेसिटी इतनी है, हम यहाँ पे इतने लोग होते हैं, ताकि जो हम बात कर रहे हैं कि हर किसी को रोज़गार मिल पाए, हर किसी को व्यवस्थाएँ मिल पाए, हर किसी का सर्वांगीण विकास हो पाए, तो वो सबको मिले। केवल ये नहीं कि केवल एक जगह पे ले आए, फिर उसका ठेका हम फूल मालाएँ लगाने के लिए भी ठेका जो है किसी बाहर के प्रदेश के लोगों को दे दें, केदारनाथ को सजाने का भी। तो वो मेरे को नहीं लगता है कि कहीं एक अच्छी मंशा से किया जा रहा है। सर, उत्तराखंड की सरकार को लेके आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तराखंड की सरकार को लेकर बड़ी निराशा और बड़ी एक ऐसा वो होता है कि यार अब क्या करना चाह रहे हो? आप लोग तो हमारे लोग थे। आप लोग हमारे गाँव से गए हुए लोग थे। आप लोगों ने तो हमारी पीड़ा को बहुत अच्छे से समझना चाहिए था। आज हमारा हरेला खत्म हो गया है, आज हमारा फूलदेई खत्म हो गया है, आज हमारे गाँव खाली हो गए हैं, आज हमारा खोली के मकान सारे खत्म हो गए हैं, आज हमारे खेत खलियान खत्म हो गए, हमारे बारानाजा गाँव खत्म हो गए हैं। सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हो? बड़ी निराशा होती है जब सरकार का ऐसा रवैया देखते हैं तो। बिल्कुल जी, सर, इस बार भी हरेला के टाइम पे एक जगह पेड़ लग रहे थे, तो दूसरी जगह पेड़ कट रहे थे। बिल्कुल, ये तो है ही ना सर। मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक बड़ा आश्चर्य करने वाली बात आपको लगेगी कि हम हरेला क्या है? हरेला ये है कि हमारे खेतों में जो अनाज हो रहा है, उसको हम उस बीज को हम बोते हैं और उसके बाद वो प्रतीक होता है कि हमारा जो बीज का भंडार है वो संरक्षित है। लेकिन इस बार मैंने क्या देखा, मैंने आकलन किया, अपने आस-पास के क्षेत्रों में रिसर्च किया, देखा, तो हमारे लोग जो हैं वो बाज़ारों से हरेले का बीज खरीद रहे हैं और वो बीज कहाँ से आ रहा है, वो गेहूँ, वो जौ, वो धान कहाँ से आ रहा है? शहरों से आ रहा है। और प्रॉपर बीज, जितना बीज वहाँ पे बोना होता है, 5, 9, 7 जो अनाज बोना होता है, वो अनाज का बीज भी नहीं मिल पा रहा है। तो वो चीज़ें तो खत्म हो गई है। हरेला केवल अब उत्सव को हो गया है। हरेला अब केवल एक एक फ़ोटो खिंचाने का पर्व रह गया है। जो उसकी वास्तविकता था, जो उसके पीछे का महत्व था, हमने अपने बीजों को संरक्षित करके रखना है और उस हरियाली को फिर से आगे बचाना है। वो बीज हमारे ब ब भोजन है। जब तक वो बीज नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। तो वो बीज खत्म हो गए हैं पहाड़ से। पहाड़ केवल अब वेंटिलेटर पे जीवित है। अगर शहरों से, रामनगर से, कोटद्वार से और श्रीनगर, ऋषिकेश से अगर 2-4 दिन ट्रकें आना बंद हो जाएँगी, सब्जियाँ आना बंद हो जाएँगी, तो पहाड़ 10 दिन के अंदर, 10 दिन भी नहीं, 5 दिन के अंदर भूखा मर जाएगा। पहाड़ में जितने लोग हैं सब भूखे मर जाएँगे। ये स्थिति है बिल्कुल पहाड़ सर, की आज। पहले कहीं-कहीं रुपाई होती थी, अब रुपाई भी नहीं हो रही है, रोड आ रही है, नहर कट रहे हैं, रुपाई बिल्कुल नहीं हो रही है, खेत खलियान सब बंजर पड़ गए हैं। वहाँ सिर्फ जंगली बिल्कुल। जानवर है और कुछ भी नहीं। अब खेत खलियान बंजर होने का एक और कारण मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे मेरे दादा की 15 नाली ज़मीन थी और उनके 4 बेटे हुए। उन 4 बेटों में वो 15 नाली ज़मीन डिवाइड हुई। उसके बाद मेरे पापा के 2 भाई हुए। मेरे पापा के 2 बेटे हैं, मैं और मेरा भाई। अब देखिए कि वो 15 नाली ज़मीन 4 में बँटी, अब वो 4 में से जो एक हिस्सा हमारे पास आया, उसमें फिर 2 में बँटेगा। मेरे पास 1 डेढ़ नाली ज़मीन है। अब मैं कैसे किसान वहाँ पे बन लूँगा और कैसे वहाँ पे खेती कर लूँगा, कैसे उद्यान कर लूँगा? और हमारी पॉलिसीज़ क्या बनती हैं देखिए, पॉलिसी ये बनती है और योजनाएँ ऐसी आती हैं जो कीवी मिशन है। मैंने अभी उद्यान विभाग में पता किया था, कीवी मिशन है। कीवी मिशन में ये है कि आपके पास कम से कम 1 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए, तब आपको 80% सब्सिडी में योजना मिल पाएगी। आप बता दीजिए मेरे को कि किस पहाड़ी के पास एक साथ में चकबंदी की हुई 50 नाली ज़मीन आपको मिल जाएगी? पहाड़ में आप जो योजना बना रहे हैं, जो अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं, वो क्यों समझ नहीं पाते हैं? क्यों ग्राउंड से लोगों को, अगर आपको समझ नहीं है, आपने पहाड़ नहीं देखा, आप पहाड़ में नहीं रहे हैं, तो ऐसे गाँव से लोगों को क्यों नहीं लेके जाते हैं कि उनको सजेशन लेने के लिए कि ऐसा सही होगा या नहीं होगा? अब किस व्यक्ति के पास वो नाल उतनी ज़मीन होगी? तो एक भी कीवी मिशन, एक भी योजना कोई लगा ही नहीं पाएगा, कहीं पे होगा ही नहीं वो। तो फिर ऐसे में कैसे हो पाएगा? कैसे हम जो है उद्यानीकरण की ओर आगे बढ़ पाएँगे? कैसे हम विकास कर पाएँगे? कैसे हम ये सारी चीज़ें कर पाएँगे जिसकी बात होती है? तो ऐसी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें चकबंदी नहीं हो पा रही है, जिसमें लैंड सेटलमेंट आज तक आपने नहीं किया, 1965 के बाद कोई भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई, कोई नए क्षेत्र नहीं मिले, बंजर ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। उनका लगातार जो खेत लगा पिछले कई सालों से छोड़े हुए हैं लोगों ने, वो खेत लगातार टूटते-टूटते आज खत्म हो गए हैं या तो उनमें झाड़ियाँ हो गई हैं। तो जो ज़मीन हम कहते थे, ज़मीन की वैल्यू जो है इंसान के लिए थी, वो ज़मीन अब खोखली ज़मीन हो गई है। वो ज़मीन तो आपको दिखेगी हज़ारों नालियों में पड़ी हुई मिलेगी, लेकिन अगर हम उसको देखें तो वो ज़मीन के बहुत छोटे-छोटे पीस हो गए हैं, छोटे-छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो वो सेटलमेंट करने का, वो व्यवस्था करने का, वो मैनेजमेंट करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? वो सरकारों की है।
अगर ऐसे सरकारों की बस की बात नहीं है, तो आपको छोड़ देने चाहिए, ऐसे पदों पर नहीं बैठना चाहिए। जी। सर आखिरी सवाल, आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे करके अब भी अपने जो स्रोत हैं, जो जंगल है, जो जमीन है, वो बचा सकते हैं सर? क्या योगदान वो देखिए दे मैं सकते हैं? देखिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, क्योंकि पहाड़ के लोग हैं, बहुत काम है पहाड़ के लोगों के पास। केवल हमारी ही ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम पेड़ लगाएँ, गड्ढे खोदें, ये सब करें, है ना? लेकिन मैं पहाड़ के लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, एक माचिस की तिल्ली जलाते हैं और उस तिल्ली से पता नहीं कितने बड़े क्षेत्र में आग लगती है, कितना हमारी वन संपदा जो है नष्ट हो जाती है, और उसके कारण से ही जो आज हमारी स्थितियाँ हो रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं, ये सब उसी के कारण है। अगर हम 10 साल अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल देख लें एक बार हम आग ना लगा के अपने क्षेत्रों में, तो हम अपने आप देखेंगे हमारे नॉलेज जो हैं, वो पुनः जीवित हो गए हैं, हमारे जल स्रोत पुनः जीवित हो गए हैं। हमारे जो छोटे-छोटे जल स्रोत थे, जो अब सूख चुके थे, आज भी आप देखिए बरसात का मौसम है, हम पहले से कहते हैं कि सीर फूटते हैं, छोई फूटते हैं, एक भी सीर नहीं फूटा है, कहीं पे भी पहाड़ों में नहीं फूट रहा है। इसका मतलब हमारे ग्राउंड वाटर के जो स्रोत थे वो सारे खत्म हो रहे हैं। तो हम अगर आग नहीं लगाएँगे तो हमारी वनस्पति जो है अपने आप पनपेगी, जैव विविधता पनपेगी, वो पानी को रोकेगी, कंज़र्व करेगी, और अपने आप हो जाएगा। तो एक ही काम करना है हमने, अपने जंगलों में आग नहीं लगाना है, और कोई ऐसी हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ एक इंटरव्यू करने के लिए। तो दर्शकों, शंकर सिंह बिष्ट धन्यवाद। जी से हमने बात की, पर्यावरण के बारे में हमने बात की। उन्होंने बताया कि हम कैसे अपने जल, जंगल, जमीन हम बचा सकते हैं, हम कैसे अपने नौले पंद्रे बचा सकते हैं। तो आप लोग भी ये जरूर अपनाइए और जंगल में आग लगने से जरूर बचाइए अपने जंगल को। देखते रहिए मेरे साथ हिलमेल। नमस्कार सर।